नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत वेदांत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया था। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या होता है, किस किस से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास के अंदर जान लिया था। और आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। तो आज हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की वजह से क्या क्या रोग हो जाता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन। तो आज का जो हमारा ये रहेगा, क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रोटीन की खोज किसने की। प्रोटीन की खोज किसने की? तो प्रोटीन की खोज एक मूलर नामक वैज्ञानिक था। कौन सा? प्रोटीन की खोज की थी मूलर नामक वैज्ञानिक ने। किसने की? मूलर नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी? प्रोटीन की खोज की थी। और जो प्रोटीन को जो नाम दिया है, प्रोटीन नाम, भाई प्रोटीन का जो प्रोटीन नाम है किसने दिया? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। तो आपसे नाम पूछ सकता है कि प्रोटीन का नाम किसने दिया, तो वो नाम दिया बर्जीलियस। किसने नाम दिया? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया? इसका नाम दिया। और इसके बाद में आपसे पूछे कि प्रोटीन की संरचना के बारे में किसने बताया, कि जो प्रोटीन की संरचना होती है उस संरचना के बारे में किसने बताया? तो प्रोटीन की संरचना के बारे में, प्रोटीन की संरचना के बारे में पुलिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया। किसने बताया? पुलिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? प्रोटीन की संरचना के बारे में हमें बताया। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन सोल्व होते हैं हमारे कि खोज किसने की? मूलर नामक वैज्ञानिक ने की। नाम किसने दिया? बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया। प्रोटीन की संरचना के बारे में किसने बताया? तो पुलिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? प्रोटीन की संरचना के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन देखते हैं कि प्रोटीन कैसा पदार्थ होता है। क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन किस प्रकार का पदार्थ है, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ। तो प्रोटीन का जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि प्रोटीन, प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन कैसा पदार्थ होता है दोस्तों? कार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो प्रोटीन के अंदर आपसे पूछे कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। तत्व पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर बात आती है कि प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है। जो प्रोटीन होते हैं ना, वो एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो अम्लों से। ठीक है, प्रोटीन की आधारभूत इकाई, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन अमीनो अम्लों, अमीनो अम्लों, या अपन क्या कह सकते हैं? एमिनो अम्लों। प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। आपसे पूछे कि प्रोटीन किससे बनकर बने होते हैं, तो प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। इतना हो गया। प्रोटीन एमिनो अम्लों या एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो प्रोटीन की इकाई, क्वेश्चन क्या आता है कि प्रोटीन की इकाई किसे कहते हैं? प्रोटीन की इकाई, तो प्रोटीन की आधारभूत इकाई, तो एमिनो अम्लों को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की
आधारभूत इकाई, क्या कहते हैं, प्रोटीन की आधारभूत इकाई, क्या कहते हैं, प्रोटीन की आधारभूत इकाई। तो प्रोटीन की आधारभूत इकाई किसे कहेंगे, प्रोटीन की आधारभूत इकाई किसे कहते हैं दोस्तों, एमिनो अम्लों को कहते हैं। प्रोटीन, यहां से क्वेश्चन घूम सकता है कि प्रोटीन एमिनो अम्लों का क्या होता है, बहुलक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोटीन किसका बहुलक होता है, तो प्रोटीन एमिनो अम्लों का क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहां से अपने और देखते हैं कि प्रोटीन किसका बहुलक होता है, तो प्रोटीन एमिनो अम्लों का बहुलक होता है। तो यहाँ पे बात आती है कि 1 ग्राम या अपन कह सकते हैं एक प्रोटीन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, एक प्रोटीन बनाने के लिए, एक प्रोटीन बनाने के लिए एक प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्लों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्लों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। 20 एमिनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब आपसे पूछते हैं कि जो एमिनो अम्ल है, भाई ठीक है 20 एमिनो अम्ल आपस में मिलेंगे, इस प्रकार से 20 एमिनो अम्ल आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तो एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से जुड़े होंगे, ठीक है। इस प्रकार से एमिनो अम्ल क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे हमारे पास। है ना, तो यहाँ पर जो बंध पाया जाएगा इन एमिनो अम्ल, ये हमारे क्या है, एमिनो अम्ल है। इन एमिनो अम्लों के मध्य जो बंध पाया जाएगा, इस बंध का नाम क्या है, तो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होंगे, इस बॉन्ड का हमारे पास नाम क्या होगा, पेप्टाइड बंध। कौन सा, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड। आपके पास क्या क्वेश्चन आएगा कि जो प्रोटीन के अंदर एमिनो अम्ल आपस में किस बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं, इस बंध का क्या नाम आएगा दोस्तों, पेप्टाइड बंध। क्या आएगा, पेप्टाइड बंध। तो एमिनो अम्लों, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एमिनो अम्ल आपस में किस बंध के द्वारा, एमिनो अम्ल आपस में किस बंध के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, क्या नाम आएगा दोस्तों, पेप्टाइड बंध। क्या आएगा, पेप्टाइड बंध। अब फिर क्वेश्चन पूछता है कि जो एमिनो अम्ल है उनके निर्माण के लिए, एमिनो अम्लों के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए आवश्यकता होती है कौन से, एमिनो अम्लों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सल्फर की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता होती है, सल्फर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सल्फर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है दोस्तों, सल्फर की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पे एक आता है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। कैसा होता है, प्रोटीन उभयधर्मी होता है। ठीक है, उभयधर्मी का मतलब ये होता है कि प्रोटीन कभी तो एसिड की तरह, अम्ल की तरह काम करेगा, कभी किसकी तरह काम करेगा, क्षार की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, कभी अम्ल की तरह काम करेगा, कभी किसकी तरह काम करेगा, क्षार की तरह क्या करता है, कार्य करता है। इस वजह से प्रोटीन को क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी अणु। ठीक है, प्रोटीन को क्या बोलते हैं, उभयधर्मी अणु कहते हैं। प्रोटीन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन को क्या बोलते हैं दोस्तों, उभयधर्मी अणु। प्रोटीन को उभयधर्मी अणु कहते हैं। या उभयधर्मी अणु क्यों कहते हैं, कभी तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, कभी तो किसकी तरह, अम्ल की तरह, एसिड, एसिड की तरह व्यवहार करेगा। और कभी किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षार की तरह, बेस। ठीक है, कभी किसकी तरह, एसिड की तरह काम करेगा, और कभी किसकी तरह, क्षार की तरह व्यवहार करेगा। इस वजह से क्या कहते हैं, प्रोटीन उभयधर्मी अणु होता है। ऐसा होता है, उभयधर्मी अणु होता है। तो कई बार प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन को जब जलीय विलयन में या अपन उदासीन विलयन में रखते हैं, कि कौन से विलयन में, प्रोटीन को उदासीन विलयन के अंदर रखते हैं, तो प्रोटीन क्या करता है, कई बार तो क्षार की तरह व्यवहार करता है, कई बार किसकी तरह व्यवहार करता है, अम्ल की तरह व्यवहार करता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्रोटीन के अंदर जितने, प्रोटीन में जितने, प्रोटीन में जितने H+ आयन होंगे, जितने H+ आयन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं,
ओ एच माइनस आयन होते हैं। क्या होते हैं? ओ एच माइनस आयन होते हैं। तो इस परिभाषा से भी वही बात आ रही है कि जितने H प्लस आयन होगा, अब सीधी सी बात है, जिसके अंदर H प्लस आयन पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और OH माइनस आयन पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से प्रोटीन को क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ज्यूटर आयन भी कहते हैं। ज्यूटर आयन भी कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन भी कहते हैं। तो ज्यूटर आयन का मतलब क्या हो गया कि प्रोटीन के अंदर जितने H प्लस आयन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? OH माइनस आयन होते हैं। इस वजह से प्रोटीन को क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमें प्रतिदिन कितना प्रोटीन खाना चाहिए? हमें प्रतिदिन कितना प्रोटीन खाना चाहिए? तो हमें प्रतिदिन लगभग 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन खाना चाहिए। तो इंडिया मार्केट ब्यूरो है, IBM है, उसके अनुसार हमें प्रतिदिन प्रतिदिन कितना प्रोटीन खाना चाहिए? हमें प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। कितना? 60 ग्राम प्रोटीन तो हमें खाना ही चाहिए। फिर आता है कि प्रोटीन का और क्या क्या नाम है? देखो, प्रोटीन होता है ना, जो हमारे घावों को भरने में सहायक होते हैं। सहायक होते हैं, घावों को भरने में सहायक होते हैं। इस वजह से प्रोटीन को बोलते हैं ब्लॉक ब्लॉक बिल्डिंग ऑफ लाइफ। या ये क्या कहा जाता है? वाउंड हीलिंग कंपाउंड। क्या कहा जाता है? वाउंड हीलिंग कंपाउंड। ठीक है, क्या होते हैं? घावों को भरने में सहायक होते हैं। तो प्रोटीन घावों को भरने में क्या होते हैं? घावों को भरने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? घावों को भरने में सहायक होते हैं। प्रोटीन घावों को भरने में क्या होता है? सहायक होते हैं। इस वजह से इसे बोलते हैं वाउंड हीलिंग कंपाउंड। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कि सभी एंजाइम, क्या सभी एंजाइम, सभी एंजाइम या अपन कह सकते हैं एंटीबॉडी, सभी एंजाइम एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी होती है। की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती की बनी होती है दोस्तों? प्रोटीन की बनी होती है। सभी एंजाइम सभी एंटीबॉडी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि देख थोड़ा सा सोर्स के बारे में देखते हैं कि प्रोटीन्स के क्या क्या सोर्स हैं, है ना, कि किस किस से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और किस किस के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी है। ये सब देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में जल के बाद सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है? क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर में जल के बाद सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है? तो हमारे शरीर में जल के बाद सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। और जबकि प्रोटीन बच्चों को आवश्यकता किसकी होती है? कि बच्चों को आवश्यकता किसकी होती है? तो बच्चों को आवश्यकता किसकी होती है? सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर पाया जाएगा? ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा प्रोटीन के सबसे पहले सोर्स की बात करें। ठीक है, कि प्रोटीन आपको किस किस से प्राप्त होता है? प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है? प्रोटीन आपको किस किस से प्राप्त होता है? ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन वैसे बात करें अपन, सोयाबीन आती है हमारी, सोयाबीन की दाल, और एक आता है स्पाइरुलिना नील हरित शैवाल, उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स की बात करें तो प्रोटीन एक तो हमारा दूध, और दूध से बने उत्पाद। ठीक है, दूध से बने उत्पाद से हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? प्रोटीन प्राप्त होता है। अब दूध से जैसे पनीर हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, है ना, तो इनमें क्या मतलब होता है? प्रोटीन होता है हमारा। इसके बाद में हमारा मांस हो गया, मांस, या अपन कह सकते हैं चिकन मटन, चिकन हो गया, मटन हो गया, अंडा हो गया, इनसे भी हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त हो गया। हमारी दाल हो गई, ठीक है, टमाटर हो गया, दाल हो गई, टमाटर हो गया, और इसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं? प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। सोयाबीन हो गई, मूंगफली, सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गई, ठीक है, मूंगफली हो गई। जैसे और बात करें अपन मूंग,
मोट, बहुत सारी चीजें होती, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये सोर्स हो गए, दूध हो गया, दूध से बने उत्पाद हो गए, मूंग, मोठ, मांस, चिकन, मटन, अंडा, दाल, टमाटर, सोयाबीन, मूंगफली, इन सभी से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रोटीन होता है, यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आ जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है। और एक बात और लिख लेते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 4.0 एनर्जी प्राप्त होती है, 4.0 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। किससे, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 4.0 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन, क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में मिलता है। देखिए दोस्तों, यदि हमारे सोयाबीन पूछता है तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा हमारा सोयाबीन। ठीक है, इस सोयाबीन के अलावा ऑप्शन में क्या दे रखा है, नील हरित सेवाल दे रखा है, नील हरित सेवाल। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन हमारी दालों के अंदर पूछता है, किसके अंदर, दालों के अंदर पूछता है, या हमारे खाद्य वस्तुओं के अंदर पूछता है, तो किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। लेकिन यदि किसके अंदर पूछ रहा है वो, यदि ऑप्शन में हमारे पास सोयाबीन नहीं है, सोयाबीन के अलावा क्या है, स्पाइरुलिना, क्या है, एक नील हरित सेवाल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, नील हरित सेवाल। तो नील हरित सेवाल का नाम क्या है, नील हरित सेवाल का नाम क्या होता है, स्पाइरुलिना। क्या है, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, स्पाइरुलिना, नील हरित सेवाल। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है, स्पाइरुलिना नील हरित सेवाल के अंदर पाया जाता है। और फिर यदि हमारे पास देखो स्पाइरुलिना है, ये वैसे ही किसके अंदर प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है किसके अंदर, शैवाल वगैरह, तो सीधी सी बात है समुद्र वगैरह से प्राप्त होते हैं, तो वहां से प्रोटीन प्राप्त करना क्या हो जाता है, नॉर्मल लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता। तो हम क्या खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं। इस सोयाबीन के अंदर 43% प्रोटीन मिलता है। कितना परसेंट प्रोटीन मिलता है हमें, 43% क्या मिलता है हमें, सोयाबीन के अंदर प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा अपन बात करें, जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम मूंग की बात करें, देखो सोयाबीन के अंदर हमें, सोयाबीन होता है, उस सोयाबीन के अंदर हमें 43%, कितना, 43% प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। कितना, मतलब अमन, जो सोयाबीन है, लगभग सोयाबीन कितनी ली हमने, 100 ग्राम सोयाबीन है, कितनी है, 100 ग्राम सोयाबीन है, उसके अंदर 43% आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोटीन प्राप्त हो जाएगा। और 100 ग्राम आप पनीर लेते हो, क्या लेते हो, पनीर। ठीक है, तो 100 ग्राम पनीर के अंदर आपको कितना प्रोटीन प्राप्त होता है, 100 ग्राम पनीर के अंदर आपको 14%, या अपन कह सकते हैं 100 ग्राम के अंदर तो 100 ग्राम आपने लिया है सोयाबीन, इसके अंदर लगभग 43 से 45 ग्राम क्या मिल जाएगा आपको, ग्राम लिख दो या परसेंटेज लिख लो, वही बात है। और इसके अंदर 100 ग्राम पनीर के अंदर 14 ग्राम आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, और 100 ml दूध के अंदर कितना, यहाँ पे जितने भी आंकड़े हैं, 100 ml दूध के अंदर कितना मिल जाता है आपको, 4 से 5 ग्राम क्या मिल जाता है आपको, प्रोटीन मिल जाता है। 4 से 5 ग्राम क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है। मूंगफली है, मूंगफली की बात करें, 100 ग्राम मूंगफली के अंदर, 100 ग्राम मूंगफली का अंदर आपको कितनी मिल जाती है, 20% या 20 ग्राम आपको क्या मिल जाते हैं, प्रोटीन मिल जाता है। मांस की बात करें, आप जो भी मांस खाते हैं, मांस के अंदर आपको जो प्रोटीन प्राप्त होता है, लगभग 24 ग्राम, 100 ग्राम मांस के अंदर लगभग 24 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन होता है। या इनको अपन क्या लिख सकते हैं, परसेंट में से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, 100 ग्राम आप सोयाबीन क्या करते हो, खाते हो। 100 ग्राम अपन सोयाबीन खाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, 43 से 45 ग्राम आपको क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। और 100 ग्राम पनीर खाते हो तो 14 ग्राम क्या प्राप्त होता है आपको, प्रोटीन प्राप्त होता है। और आप दूध लेते हो 100 ग्राम, क्या लेते हो, दूध लेते हो,
दूध के अंदर भी आपको 100 ग्राम दूध के अंदर 4 से 5 ग्राम या 4 से 5% आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। अब बात बात करते हैं अपन कि भाई किस किस से क्या क्या प्रोटीन पाया जाता है। भाई अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस किस के अंदर कौन कौन सा प्रोटीन होता है। दालों की बात करें अपन, जो हमारी दाल होती है उन दालों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारी दाल होती है, क्या होती है, दाल, जितनी भी दालें हैं उन दालों के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है प्रोलेमिन्स। कौन सा, प्रोलेमिन्स प्रोटीन। कौन सा दोस्तों, प्रोलेमिन्स प्रोटीन। दालों के अंदर प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। फिर बात करें अंडे के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे के अंदर एल्ब्यूमिन। कौन सा, अंडे के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और इस वजह से ये उच्च क्वालिटी का प्रोटीन होता है। कैसा, उच्च क्वालिटी, उच्च क्वालिटी का प्रोटीन होता है, उच्च क्वालिटी का प्रोटीन होता है। कैसा होता है, उच्च क्वालिटी का होता है। इस वजह से इसे रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं, रेफरेंस प्रोटीन भी। ठीक है, अंडे के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है और कैसी क्वालिटी का होता है, उच्च क्वालिटी का होता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं। दूध के अंदर बात करें दोस्तों, दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध के अंदर कौन सा, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। दही की बात करें, दही के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दही के अंदर आता है पैराकेसिनेट। क्या आता है दोस्तों, पैराकेसिनेट। दही के अंदर बात करें तो दही के अंदर कौन सा आता है, पैराकेसिनेट। तो दही के अंदर कौन सा आ जाएगा, पैराकेसिनेट, पैराकेसिनेट प्रोटीन। दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, दही के अंदर पैराकेसिनेट प्रोटीन पाया जाता है। हम बात करें टमाटर की, कि टमाटर के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। टमाटर में, टमाटर में हमारे पास आता है लाइकोपिन प्रोटीन। कौन सा, लाइकोपिन प्रोटीन। टमाटर के अंदर कौन सा प्रोटीन आता है, लाइकोपिन प्रोटीन आता है। फिर इसके बात करें गाजर के अंदर कौन सा प्रोटीन आता है, गाजर के अंदर कैरोटीन प्रोटीन। कौन सा, कैरोटीन। गाजर के अंदर हम गाजर खाते हैं तो हमें कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है, कैरोटीन प्रोटीन प्राप्त होता है। गाजर के अंदर हमें कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है, गाजर के अंदर हमें प्राप्त होता है कैरोटीन प्रोटीन। कैसा, कैरोटीन प्रोटीन प्राप्त होता है। अब बात करें हम अपन बाल और नाखून में, हमारे जो बाल हैं, बाल में क्या है हमारे, नाखून, उनके अंदर कौन सा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पे पाया जाता है किरेटिन प्रोटीन। कौन सा दोस्तों, किरेटिन, क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, क्रिएटिन प्रोटीन। आपकी त्वचा में पूछे, त्वचा के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो त्वचा के अंदर पाया जाता है कोलिजन प्रोटीन। कैसा, कोलिजन प्रोटीन पाया जाता है। कैसा, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कोलिजन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है, हमारी त्वचा के अंदर पाया जाता है। आपसे पूछे कि हमारी हड्डियों के अंदर कौन सा, हमारी हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हमारी हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, ओसिन प्रोटीन। हमारी हड्डियों के अंदर कौन सा पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों के अंदर ओसिन पाया जाता है। आपसे पूछे कि हमारी मांसपेशियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हमारी मांसपेशियों में, तो हमारी मांसपेशियों के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है एक्टिन व मायोसिन। कौन सा, एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन। तो हमारी हड्डियों के अंदर तो पाया जाता है ओसिन प्रोटीन, और हमारी मांसपेशियों के अंदर कौन सा पाया जाता है, एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर इसके बाद में देखते हैं हमारे बालों के अंदर, कि हमारे जो बाल हैं उन बालों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारे जो बाल हैं, बालों में, हमारे बालों में कौन सा पाया जाता है, विटामिन। कौन सा, विटामिन। क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे बालों के अंदर विटामिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि रक्त के अंदर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। ब्लड के अंदर, हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं।
रक्त के अंदर कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक प्रोटीन आता है रक्त के अंदर, कोलेजन प्रोटीन। कौन सा दोस्तों? कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, रक्त के अंदर एक तो प्रोटीन का नाम है कोलेजन प्रोटीन। तो इसका क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, किस मात्रा में पाया जाता है? हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन। इसके बाद में आता है इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिन प्रोटीन का नाम कौन सा है? इलास्टिन। इलास्टिन प्रोटीन को बोलते हैं सबसे लचीला प्रोटीन। कौन सा? सबसे लचीला प्रोटीन। कौन सा दोस्तों? सबसे लचीला। सबसे लचीला प्रोटीन का नाम आए तो नाम आएगा इलास्टिन। और किसके अंदर पाए जाते हैं? हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। ओसिन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, और फिर आता है हमारा हीमोग्लोबिन। कौन सा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन को बोलते हैं परिवहन प्रोटीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिवहन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? परिवहन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवहन प्रोटीन बोलते हैं। और जो दूध था हमारा, तो दूध और दही में क्या लिखना है? संग्राहक प्रोटीन कहते हैं। दूध और दही को क्या कहते हैं? संग्राहक प्रोटीन। दूध दही का संग्राहक प्रोटीन किस में प्राप्त होता है? कैसिन। और किस में प्राप्त होता है? पैराकेसिनेट। किस में प्राप्त होता है? पैराकेसिनेट। मतलब दूध और दही के अंदर जो प्रोटीन होता है उसे बोलते हैं संग्राहक प्रोटीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? संग्राहक प्रोटीन कहते हैं। तो यहां से हो गया। तो इतने प्रकार के हमने क्या पढ़े? तो इतने प्रकार के हम देखते हैं कि जो प्रोटीन होता है कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, किस किस के अंदर पाया जाता है। एक बार वापस देखते हैं यहाँ से हम कि हमने देखा कि किस किस के अंदर प्रोटीन पाया जाता है ना। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात करें तो हमारे आएगा नील हरित शैवाल। किसका आएगा? नील हरित शैवाल। ठीक है, और नील हरित शैवाल के अंदर क्या नाम है? स्पाइरुलिना। क्या नाम है? स्पाइरुलिना। ठीक है, फिर और वैसे हमारा क्या आएगा ऑप्शन में? सोयाबीन। क्या आएगा? सोयाबीन की दाल। ठीक है, उसके अंदर कितना पाया जाता है? सोयाबीन की दाल में 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर 43% प्रोटीन पाया जाता है। तो फिर इसके बाद में देखते हैं अपन कि सोयाबीन, 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर कितना पाया जाता है? 43 से 45 ग्राम। 100 ग्राम पनीर के अंदर कितना होता है? 14 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम दूध के अंदर 4 से 5 ग्राम क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम मूंगफली के अंदर 20 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम मांस के अंदर कितना पाया जाता है? 24 ग्राम क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा दालों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। अंडे के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। अंडे के अंदर कौन सा पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। उच्च क्वालिटी का प्रोटीन होता है, इस वजह से इसे रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं। दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दही के अंदर कौन सा पाया जाता है? पैराकेसिन प्रोटीन, पैराकेसिनेट प्रोटीन पाया जाता है। फिर टमाटर के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइकोपिन प्रोटीन पाया जाता है। गाजर के अंदर कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। बाल और नाखून के अंदर केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। त्वचा के अंदर कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों के अंदर ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों के अंदर एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। बालों के अंदर कौन सा? विटामिन। ठीक है, और दूध और इसको क्या बोलते हैं? दही। दही के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है इसे बोलते हैं संग्राहक प्रोटीन। क्या बोलते हैं? संग्राहक प्रोटीन। फिर हमने बात की ब्लड के अंदर, तो जो कोलेजन प्रोटीन होता है ये सर्वाधिक हमारी मात्रा के अंदर, मतलब इसका क्वेश्चन क्या आता है कि मानव शरीर के अंदर, किसके? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है कौन सा होगा? कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, इलास्टिन सबसे लचीला प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? परिवहन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन प्रोटीन कहते हैं। और दूध और दही को क्या बोलते हैं? संग्राहक प्रोटीन इसको कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन आ गया? एक तो क्लोटीन प्रोटीन। कौन सा? क्लोटीन प्रोटीन। क्लोटीन प्रोटीन पाया जाता है। एक पाया जाता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्रोटीन। एक पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। एक क्या पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। एक पाया जाता है थाइबिन, थाइबिन प्रोटीन। एक पाया जाता है थाइबिनोजन प्रोटीन, थाइबिनोजन प्रोटीन।
कितने प्रकार के क्या पाए जाते हैं? तो हमारी चोट वगैरह लग जाती है तब फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के जहाँ पे चोट लगती है तो उस प्रकार पे क्या आ जाता है, इस प्रकार से जालनुमा संरचना बनाता है। क्या बनाता है? जालनुमा संरचना बनाता है, बिल्कुल बारीक बारीक चोट लगने के बाद में। जालनुमा संरचना बनाने वाले प्रोटीन कौन से हैं? फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो हमने देखा क्या क्या देखा, किस किस के अंदर प्रोटीन पाया जाता है और कितना प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन आगे देखते हैं कि ये प्रोटीन कार्य क्या क्या करता है, कि भाई हमारी बॉडी के अंदर इस प्रोटीन के कार्य क्या क्या है ना। तो प्रोटीन को के क्या क्या कार्य है, तो अगली हेडिंग क्या बनेगी हमारी? प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य। तो सबसे पहले पढ़ा मैंने, प्रोटीन को बोलते हैं मानव शरीर की निर्माणकारी इकाई। क्या बोलते हैं? प्रोटीन शरीर की निर्माणकारी होती है। तो प्रोटीन शरीर की क्या कहते हैं इसको? शरीर की निर्माणकारी इकाई। क्या बोलते हैं दोस्तों प्रोटीन को? शरीर की निर्माणकारी इकाई। क्या बोलते हैं प्रोटीन को? शरीर की निर्माणकारी। ठीक है, प्रोटीन शरीर की क्या कहलाती है दोस्तों? निर्माणकारी इकाई कहलाती है। इसका मतलब यह है कि जंतुओं का शरीर किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और क्या काम करता है? एंजाइमों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंजाइमों का निर्माण करता है। प्रोटीन किसका निर्माण करता है? एंजाइमों का क्या करता है? निर्माण करता है। इसके अलावा क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आया गया है कि एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, एंजाइम किसके बने होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा? प्रोटीन। क्या होगा दोस्तों? प्रोटीन होगा। तो एंटीबॉडी और एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीबॉडी और एंजाइम किसके बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन के बने होते हैं। और एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी होती है, जो विभिन्न बीमारियों से क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है, और सुरक्षा के साथ साथ लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। और आवश्यकता पड़ने पर हमारे क्या करती है? प्रोटीन को ऊर्जा देते हैं। और क्या काम करता है हमारा प्रोटीन? क्या करता है? प्रोटीन ऊर्जा देता है। क्या देता है दोस्तों? प्रोटीन ऊर्जा देता है। प्रोटीन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रोटीन की कैसी प्रकृति पाई जाती है? दोहरी प्रकृति पाई जाती है। ये अम्ल सार को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। किसको क्या करते हैं ये? अम्ल व सार को। अम्ल व सार, हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड और बेस होते हैं, अम्ल सार का क्या करते हैं? संतुलन करते हैं। क्या करते हैं? अम्ल सार का संतुलन करते हैं। अम्ल सार का क्या करते हैं? संतुलन करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रोटीन, ये हमने क्या क्या देखे? प्रोटीन के कार्य देखे। क्या क्या हुआ कि प्रोटीन को मानव शरीर की निर्माणकारी इकाई कहते हैं। निर्माणकारी इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव शरीर का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। इस वजह से प्रोटीन को बोलते हैं मानव शरीर की निर्माणकारी इकाई। फिर दूसरा, जितने भी हमारे एंजाइम हैं उनका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होती है उसका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो इससे कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? 4.0 किलो कैलोरी आपको क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके अलावा क्या काम करता है प्रोटीन? अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखता है। हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड और बेस का क्या करता है? एसिड और बेस का क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। तो ये था हमारे प्रोटीन का कार्य। अगला है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। यदि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो प्रोटीन की वजह से 2 रोग होते हैं, मेरास्मस और क्या होता है? क्वाशियोकोर। तो देखो दोस्तों, अब है हमारा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से हमारे कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो आपने देखा होगा एक रोग का तो नाम है हमारा क्वाशियोकोर। कौन से रोग होते हैं इसकी वजह से? 2 रोग होते हैं। एक तो होता है क्वाशियोकोर, क्वाशियोकोर। दूसरा रोग होता है हमारा मेरास्मस। कौन सा होता है दोस्तों? मेरास्मस। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, क्वाशियोकोर और दूसरा होता है मेरास्मस। कौन सा होता है? मेरास्मस।
तो जो क्वाशियोकोर होता है वो लगभग 6 से, अब आपसे पूछे ये दोनों रोग होते किसमें है, किसमें होते हैं, बच्चों में। आपसे पूछे कि दोनों रोग होते किसके अंदर है, बच्चों के अंदर होते हैं। मेरास्मस भी किसके अंदर होगा, बच्चों के अंदर होगा। किसमें होगा, बच्चों के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है क्वाशियोकोर में, ये लगभग 5 माह से लेके 5 वर्ष तक ये रोग होता है। कितने, 5 माह से 5 वर्ष तक कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशियोकोर हो सकता है। और मेरास्मस रोग है जो 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे के अंदर होता है। कितने के अंदर होता है, 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे के अंदर होता है। तो क्वाशियोकोर बच्चों में होता है, 5 माह से 5 साल का होगा जिसके अंदर कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशियोकोर हो जाता है। 1 से 2 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर कौन सा हो जाता है, मेरास्मस रोग हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो क्वाशियोकोर रोग के लक्षण क्या क्या है, क्वाशियो रोग के लक्षण क्या क्या है, मेरास्मस रोग के लक्षण क्या क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जिसके क्वाशियोकोर रोग होगा उन बच्चों को भूख लगना बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है, भूख लगना बंद हो जाती है। भूख लगना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और फिर क्या होगा, इनके बाल झड़ने लग जाते हैं, बालों का, इनके क्या होगा, बाल झड़ने लग जाते हैं। इसके बाद में पेट का बड़ा होना, पेट की साइज, पेट का आकार, पेट का आकार बड़ा होना। पेट का आकार क्या हो जाता है, पेट का आकार कैसा हो जाता है दोस्तों, बड़ा हो जाता है। पेट का आकार कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, पेट फूलकर अपन कह सकते हैं क्या आ जाता है, बाहर आ जाते हैं। और वजन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और फिर मेरास्मस रोग के अंदर क्या होता है, मानसिक व शारीरिक विकास रुक जाता है। क्या रुक जाता है, मानसिक व शारीरिक विकास, मानसिक व शारीरिक विकास रुक जाता है। मानसिक व शारीरिक विकास रुक जाता है, विकास रुक जाता है। मानसिक व शारीरिक विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। मानसिक व शारीरिक विकास रुक जाता है क्योंकि बॉडी पर झुर्रियां आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों, झुर्रियां आ जाती है। क्या आ जाती है, झुर्रियां आ जाती है। बॉडी पे ऊपर क्या आ जाती है, झुर्रियां आ जाती है। कई कई बार देखा होगा किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर सफेद सफेद सी धारियां हो जाती है, झुर्रियां आ जाती है, सफेद झुर्रियां आ जाती है। ठीक है, तो ये कौन से रोग में हो गया, मेरास्मस रोग में हो गया। किस में हो गया, मेरास्मस में। फिर हम बोलते हैं झुर्रियां, और ये बोलते हैं शरीर में धारियां हो जाती है, शरीर में सफेद धारियां, शरीर में सफेद क्या हो जाती है, सफेद धारियां हो जाती है। शरीर में क्या हो जाती है, सफेद धारियां हो जाती है। शरीर में क्या हो जाती है, सफेद धारियां हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों रोग हैं हमारे। ठीक है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होता है, क्वाशियोकोर होता है, और दूसरे का नाम क्या है, मेरास्मस। तो क्वाशियोकोर किसमें होगा, बच्चों में, और मेरास्मस भी किसके अंदर होता है, बच्चों के अंदर होता है। तो 5 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में हो सकता है कौन सा रोग, क्वाशियोकोर। और मेरास्मस किसमें, 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों में हो सकता है। इसमें क्या होता है, भूख लगना बंद हो जाता है, इसमें बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, पेट का आकार बड़ा होने लग जाता है। मेरास्मस में क्या होता है, उसका मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। कैसा विकास रुक जाता है, मानसिक और शारीरिक विकास। उसकी झुर्रियां आ जाती है, सफेद पे सफेद क्या आ जाती है, धारियां आ जाती है। तो प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, क्वाशियोकोर और मेरास्मस रोग हो जाता है। अब फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है तो प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है। भाई कमी से तो रोग हो रहा है, तो यदि हम प्रोटीन अधिक मात्रा में खा ले तो कौन सा रोग हो जाएगा। तो प्रोटीन की अधिकता से हमारे प्रोटीन का जब पाचन होता है तो किसके पास जाता है, सीधी सी बात, पाचन होने के बाद में लीवर के पास जाता है। अब लीवर के पास जाता है तो लीवर उसको तोड़ के क्या बना देता है, प्रोटीन का अमोनिया बना देता है। क्या बना देता है दोस्तों, अमोनिया बना देता है। फिर इसके बाद में अमोनिया से क्या बनेगा, यूरिक एसिड बनता है, और ये किसके पास जाएगा, किडनी के पास जाता है। और किडनी के पास जाके वहां पर क्या हो जाता है, जमने लग जाता है, जिससे हमारी किडनी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। यदि आपने प्रोटीन कम खा लिया तो समस्या, यदि प्रोटीन ज्यादा खा लिया तो समस्या। तो यहाँ पे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का प्रोटीन के बारे में, इसके बारे में था, प्रोटीन के बारे में था। तो जितना भी देखा तो इतना क्या था, हमारे प्रोटीन के बारे में था। तो जिन जिन विद्यार्थियों को तैयारी करनी है राजस्थान की, राजस्थान के अलावा जैसे भी ये अपन देखते हैं कंपटीशन एग्जाम है, सेंटर की तैयारी करनी है, तो आज ही वेदांत क्लासेज ज्वाइन करें। यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियो वगैरह को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।
ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी तरह नए टॉपिक के साथ। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया और इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया है क्या, प्रोटीन। आशा करता हूँ प्रोटीन के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे और निरंतर क्लास देते रहिए। और मेरी जितनी भी साइंस की क्लास है वेदांत क्लासेज के ऑफिशियल जो ऐप है उसके ऊपर मिल जाएगी। जिन भी विद्यार्थियों को रीड सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट आता है, नर्सिंग ऑफिसर आता है, इनकी तैयारी करनी है, यदि साइंस पढ़नी है, तो सभी के बैच सेपरेट बैच आपको वेदांत क्लासेज के अंदर मेरे मिल जाएंगे। तो जो जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियो वगैरह को मीडिया पर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल। क्या दोस्तों, धन्यवाद।